नमस्कार बच्चों, आज हम पतंग कविता पढ़ेंगे। पतंग कविता के कवि श्री आलोक धनवा जी हैं। तो श्री आलोक धनवा जी कह रहे हैं, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। सवेरा हुआ कि सबसे तेज बौछारों वाली ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु बीत गई, भादो का महीना भी चला गया और सवेरा हुआ। सवेरा होना यहाँ पर प्रकृति के परिवर्तन के बारे में कहा गया है, अर्थात ऋतु परिवर्तन के बारे में कहा गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, जो ऋतु परिवर्तन हुआ है, उसको कवि ने खरगोश की आंखों के जैसे ही लाल और चमकीला सवेरा बताया है। यानी खरगोश की आंखों में ललीमा और चमक होती है, तो उस सवेरे को भी सुंदर बताया है, अर्थात प्रकृति को सुंदर बताया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद कहते हैं बच्चों सर्दी की ऋतु को। तो कवि कह रहा है कि शरद जो है बहुत लंबे समय के बाद आया है, अर्थात कई महीने बीत जाने के बाद आया है। शरद का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। शरद को एक बालक के रूप में देखा गया है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज तेज चलाते हुए। तो कवि कह रहा है कि सर्दी की ऋतु का जो आगमन है वो बहुत ही तेज गति से हो गया है और ऐसे लग रहा है कि वो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ गया, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और उस साइकिल की घंटी जोर जोर से बजा रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए बच्चों के झुंड को। और घंटी किस लिए बजा रहा है? घंटी बजाने का उसका मकसद है, उसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनको अपनी तरफ बुलाया जाए या उनको पतंग बुलाने के लिए लालायित किया जाए। चमकीले इशारों से बुलाते हुए यानी घंटी बजाकर वो बच्चों के झुंड को संकेत दे रहा है कि आओ बच्चों पतंग उड़ाएं, पतंग उड़ाने का समय आ गया है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए और चमकीले इशारों से यानी सुंदर संकेतों के माध्यम से जब वो बच्चों को बुलाता है शरद, तो वो क्या करता है कि आकाश को भी मुलायम बना देता है। आकाश को मुलायम बनाना मतलब आकाश इतना कोमल और इतना स्वच्छ बना देता है कि पतंग ऊपर उड़ सके, जिससे कि पतंग जो है ऊपर उड़ सके बच्चों की आसानी से। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। बच्चों, दुनिया की हल्की और रंगीन चीज कवि ने पतंग को कहा है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। पतंग में सबसे पतला कागज लगता है, तो इसलिए कवि ने कहा है कि जिससे पतंग के रूप में दुनिया का पतला कागज उड़ सके। बांस की पतली कमानी उड़ सके। और बांस की जो सबसे पतली कमानी यानी छोटी सी पतली सी बांस की कमानी पतंग के बीच में ऐसे लगाई जाती है तो वो भी उड़ सके, इसलिए आकाश को उसने बहुत ही कोमल और स्वच्छ बना दिया है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। और पतंग उड़ाने के बाद कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है और जो शरद का आगमन हुआ है, सर्दी की ऋतु का आगमन हुआ है, वो बालक, शरद रूपी बालक भी चाहता है कि जिससे शुरू हो जाए पतंग उड़ाने के बाद बच्चों की किलकारियों की आवाज, बच्चों की सीटियों की आवाज और तितलियों की एक नई दुनिया। अब तितलियां किसे कहा है? तितलियां यहाँ पर कवि ने पतंगों को कहा है कि पतंग जो है आकाश में रंग बिरंगी जो पतंगे हैं उड़ती हैं वो तितलियों के समान लगती हैं, तो जिससे कि पतंग उड़ाने पर क्या होगा? बच्चे किलकारियां मारेंगे, सीटियां मारेंगे और रंग बिरंगी जो पतंगे हैं उड़ती हुई आकाश में वो तितलियों के समान लगेंगी। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब यहाँ पर बच्चों की कोमलता का वर्णन कवि ने किया है। कवि कह रहा है कि बच्चे जन्म से ही बड़े कोमल होते हैं, यानी वो कपास के समान मुलायम या कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए, उनको छूने के लिए पृथ्वी भी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों को स्पर्श करना चाहती है, घूमती हुई आ जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, और जब वो छतों पर यानी मकान की कठोर जो छतें होती हैं उनको भी कोमल बना देते हैं। जब वो बेसुध होकर उस पर दौड़ते हैं तो उनको कोमल बनाते हुए वो उस पर दौड़ते रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि छत की कठोरता का उनको कोई आभास नहीं होता।
दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग कहते हैं एक बाजे को, एक नगाड़े को। तो कवि कह रहा है कि बच्चे पतंग उड़ाते समय इतने मस्त हो जाते हैं कि वो इतनी किलकारियां भरते हैं, इतने खुश होते हैं कि चारों दिशाओं में नगाड़े की सी आवाज उत्पन्न होने लगती है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और जो वृक्ष होता है उसकी कुछ डालियां बहुत नाजुक होती हैं, बहुत लचीली होती हैं। तो कवि कह रहा है कि जब वो पेंग भरते हुए लचीले वेग की डालियों की तरह चलते हैं, अर्थात अपने शरीर के लचीले वेग से जब वो चलते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक, छतों के खतरनाक किनारों तक जब वो अपने लचीले वेग से चलते हैं, तो उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो उस समय उन्हें छतों के किनारों से गिरने से कौन बचाता है? जो उनके शरीर का रोमांचित संगीत है वही उन्हें बचा लेता है। अब शरीर का रोमांचित संगीत क्या है कि उनके मन की उमंग, उनके मन में एक उल्लास जो कि वो पतंग उड़ाकर व्यक्त करना चाहते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बांध लेती हैं महज एक धागे के सहारे, यानी पतंग आसमान में बहुत अधिक ऊंचाई तक उड़ रही है लेकिन वो सिर्फ एक धागे के सहारे बंधी हुई है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कौन उड़ रहे हैं पतंगों के साथ साथ? बच्चे। रंध्र कहते हैं रोम छिद्रों को, यानी पतंगों के साथ साथ बच्चे भी अपने रोम छिद्रों के सहारे से उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और अगर पतंग उड़ाते हुए वो कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहले कहा गया है सुनहरे, यानी सुनहरा सूरज। सूर्य की जो किरणें होती है वो सुनहरे रंग की होती है, और अगर वो पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो भी बच जाते हैं, अर्थात उनको ज्यादा चोट नहीं लगती, या फिर वो गिरने के बाद उठकर पतंग उड़ाने लगते हैं, उठकर अपने काम में लग जाते हैं, तो और भी निडर हो जाते हैं, यानी उनके मन में फिर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता, और सूर्य के प्रकाश के सामने वो फिर से आते हैं, पतंग उड़ाने लगते हैं। तो यह देखकर कि बच्चे इतने निडर हैं, वो डरते नहीं हैं, यह देखकर पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यह देखकर पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती है और उनके पैरों के पास आती है, वो उनके पैरों का स्पर्श करना चाहती है। तो बच्चों, आज पतंग कविता समाप्त हुई।